हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने जे कपलिंग के बारे में पढ़ा था और उसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया था और चैप्टर नंबर 4 के साथ ही जो अपनी यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमें यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करनी है और उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इस यूनिट में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जीमन इफेक्ट के बारे में, पास्टनबैक इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट फॉर अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीनों ही अपने पास जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट जो आज हमें पढ़ना है ना वो पढ़ना है हमें जीमन इफेक्ट। क्या होता है जीमन इफेक्ट? देखो अपने पास जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जिंक का। ये एक सिंगलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे है ना हम इसको बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के रखते हैं तो जो हमें लाइंस दिखती है ना तो वो सिंगल लाइन दिखती है। जब इसे हम किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कराते हैं तो हमारे पास 3 जो अपने पास स्प्लिट करके लाइंस आती है वो 3 लाइंस दिखती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस जो हमारा है ना चेंज हो जाता है इन विद द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस, यानी कि अपने पास जितने भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है अगर उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे तो जो उसकी स्प्लिटिंग ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइंस हैं वो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइंस विद द एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। द फिनोमिना ऑफ अ स्प्लिटिंग ऑफ ए spectral line into a number of component lines with the application of a magnetic field is called Zeeman effect। अब देखो इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जीमन इफेक्ट को हम कैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारी कैसे फॉर्म होती है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना हमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप सबको पता होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ के इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, उसे कैसे बनाते हैं। मान लो अपने पास एक आयरन कोर है, आयरन पीस है। ठीक है, उसके ऊपर हम कॉपर की जो वायर है उसकी वाउंडिंग करते हैं और उसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो आयरन कोर है किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ठीक है, तो वही हमें 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, ए और बी। ठीक है, इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। यहाँ पे जो एस है ये अपने पास लाइट सोर्स है। ये क्या है, लाइट सोर्स। ये एस अपने पास कोई भी लाइट सोर्स है। देखो अब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर की ज़रूरत होगी। तो हाई रिजोल्यूटेड अपने पास स्पेक्ट्रोमीटर होना चाहिए। तो अगर तो हमें वो पैरेलल फील्ड, अगर हमें वो जो लाइंस है वो पैरेलल में चाहिए तो हमें व्यू पैरेलल टू द फील्ड लेना होगा। अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो व्यू परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा। हम दोनों को रीड करेंगे, पैरेलल वाले को भी रीड करेंगे और परपेंडिकुलर वाले को भी। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे, कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट रे सोडियम लैंप। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कौन सा है, सोडियम लैंप। placed between 2 places A and B of a strong electromagnet, the modified light may be observed by the high resolving instrument। high resolving instrument कौन सा लेंगे हम, स्पेक्ट्रोमीटर। and they analyzed by the Nicol prism, the light can be observed both perpendicular and parallel to the direction of applied B। to observe light parallel to the field, a hole is drilled into the pole pieces। देखो क्या कह रहा है ये, to observe light parallel to the field, hole is drilled into the pole piece A and B। अगर तो हमें यहाँ पे पैरेलली व्यू चाहिए जो हमारे पास फील्ड लाएंगे उनका, तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे हमें क्या ड्रिल करने पड़ेंगे, होल्स ड्रिल करना पड़ेगा ताकि जो लाइट पास हो और उससे जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस बने वो हम देख सके। ठीक है, तो क्या है अपने पास, टू ऑब्जर्व लाइट पैरेलल टू द फील्ड ए होल इज ड्रिल्ड इनटू द पोल पीस ए एंड बी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ जीमन इफेक्ट है। टाइप ऑफ जीमन इफेक्ट मैंने क्या बताया था, एक तो उसको हम कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलरली, एक हम पैरेलल। तो पहले हम परपेंडिकुलरली पैरेलल जब उसको देखते हैं तो अपने पास क्या व्यू बनता है। ठीक है, ये अपने पास हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है जिंक। ये कैसे लाइंस फॉर्म कर रहा है, सिंगलेट।
ठीक है। ये म्यू नॉट हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे जो लाइट ले रहे हैं वो अनपोलराइज्ड है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0। हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग कर दी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अप्लाई कर दी, मान लो 5 टेस्ला, 6 टेस्ला, 10 टेस्ला समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो लाइट पास होगी ना, तो वो क्या शो कराएगी, हमें नंबर ऑफ लाइन शो कराएगी। तो वो जो नंबर ऑफ लाइन शो होंगे ना, जो कंपोनेंट ऑफ लाइन्स होंगे, एक तो म्यू नॉट प्लस डी म्यू और म्यू नॉट माइनस डी म्यू। ये म्यू नॉट प्लस डी म्यू क्या है, ये अपना ओरिजिनल जो अपने पास लाइन थी उसका ही, उसमें एडिशनल पार्ट है डी म्यू, और उसका जो कम एडिशनल, मतलब उसमें जो कुछ सब्ट्रैक्ट होके जो लाइन्स वैल्यू देगी वो डी म्यू, उसका कुछ चेंज हुआ है। इसमें जो चेंज हुआ है वो ऐड हुआ है, इसमें जो चेंज हुआ है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है, और ये उनके नाम रख दिए हमने सिग्मा सिग्मा। और यहाँ पे जो अपनी लाइट थी वो क्या थी, अनपोलराइज्ड। यहाँ पे जो लाइट होगी वो कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पास कराने के बाद सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी। ये बात आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि जब हम जिंक सिंगलेट में मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं तो जो लाइट होती है वो कैसी होती है, तो कैसी बन जाती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। ये कौन सा व्यू है, ये अपने पास व्यू है पैरेलल टू द फील्ड। क्या है इसमें, व्हेन द मॉडिफाइड लाइट इज ऑब्जर्व पैरेलल टू द फील्ड then each spectral line is found to be split into the 2 component। ध्यान रखना है भाई, जब पैरेलल व्यू से देखते हैं ना तो अपने पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, 2, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर वाले में 3 बनेगी, उसकी आगे बात करेंगे। when the modified light is observed parallel to the field then each spectral line is found to be split into the 2 component lines। one component line has higher frequency। देखो फ्रीक्वेंसी हमारी स्टार्टिंग की कितनी थी, म्यू नॉट। जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होके आएंगी वो 2 फ्रीक्वेंसीज की होंगी। एक तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और दूसरी जो स्प्लिट होके लाइन आएगी उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लाइन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट प्लस डी म्यू एंड अदर म्यू नॉट माइनस डी म्यू देन द फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ द ओरिजिनल लाइन, ठीक है। Original line is not observed in presence of B through the original light is unpolarized। क्यों, ओरिजिनल लाइट इज नॉट ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ बी। ओरिजिनल लाइट हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट है ना वो कैसी है, अनपोलराइज्ड। द 2 कंपोनेंट आर फाउंड टू बी सर्कुलरली, या जब 2 कंपोनेंट हमें मिलेंगे तब वो लाइट कैसी बन जाती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड। द 2 कंपोनेंट लाइन्स आर कॉल्ड द सिग्मा कंपोनेंट्स। उन लाइन्स के नाम क्या हैं, सिग्मा कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा था पैरेलल व्यू। जब पैरेलल व्यू करते हैं तो अपने पास जो सिंगलेट होता है वो किस में स्प्लिट हो गया, डबलेट में। यहाँ पे जो अपना, जब हम परपेंडिकुलरली व्यू करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन व्यूअर परपेंडिकुलर टू द फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे जो सिंगलेट है वो किस में स्प्लिट हो रही है, हमारी ट्रिपलेट में, ठीक है। यहाँ पे वही सेम केस लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब 0 है तो अपने पास सिंगलेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास म्यू नॉट है। जब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी होगी। इस बार इन दोनों के नाम तो हमने पिछली बार पढ़ लिए थे, सिग्मा सिग्मा। जो हमारी ओरिजिनल जो स्प्लिटिंग थी, ओरिजिनल जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट थी, उसको हमने अब की बार क्या नाम दे दिया, पाई, ठीक है। When the modified light is observed perpendicular to the field, then each spectral line is found to split into the 3 component lines, ठीक है। यानी कि जब हम व्यूअर है जो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब ऑब्जर्व करेगा, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कैसी होंगी, स्प्लिट इनटू द 3 कंपोनेंट लाइंस, ठीक है। Central component line is called pi component and has the frequency mu naught equal to the frequency mu naught of the original line, ठीक है। One of the 2 remaining component has higher frequency mu naught plus d mu and other component has the lower frequency mu naught minus d mu than the original, या फिर frequency mu naught of the original line, यही है, ठीक है। तो क्या है अपने पास, these 2 components are one on either side of the central component and separated by the equal distance from the central component and are called the sigma components।
द ओरिजिनल लाइन इज अनपोलराइज्ड व्हाइल ऑल द 3 कंपोनेंट लाइन्स आर फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज्ड। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है। जब हमारे पास व्यूवर था जो वो फील्ड के पैरेलल था, तो जो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट किस में कन्वर्ट होती, सर्कुलर पोलराइज्ड में। और इस बार अपनी किस में हो रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। और ये जो अपने पास म्यू नॉट प्लस डी म्यू और म्यू नॉट माइनस डी म्यू है, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस से है फ्रॉम किससे, म्यू नॉट से। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि देखो अब ये जो हमने पढ़ा है ना, ये हमारे पास 2 टाइप के जीमन इफेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक एनामलस जीमन इफेक्ट। एनामलस जीमन इफेक्ट में D1 D2 लाइन्स आ जाती हैं अलग अलग। ठीक है, और जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है, क्या फ़र्क होता है एनामलस और नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। देखो जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है ना, उसे हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकली दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनामलस जीमन इफेक्ट है ना, उसको सिर्फ हम क्वांटम मैकेनिकली ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है, उसमें जो लाइन्स होती है वो हमारी नंबर ऑफ लाइन्स, इसमें हमारी कहाँ तक स्प्लिट होंगी, 3 नंबर ऑफ लाइन्स तक। ठीक है, लेकिन जो उसमें स्प्लिटिंग लाइन्स होती हैं, जो स्प्लिटिंग लाइन्स के कंपोनेंट आएंगे वो 3 लाइन से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो वो एनामलस जीमन इफेक्ट है। तो ये जो हमने टाइप पढ़ा, जिंक का जो एग्जाम्पल पढ़ा, ये किसका था, नॉर्मल जीमन इफेक्ट था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट को, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट लाइन। ठीक है, वो फिनोमिना जिसमें जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो किस में स्प्लिट हो जाए, 3 कंपोनेंट लाइन में, ओरिजिनल लाइन एब्सेंट इन पैरेलल व्यू। यानी कि स्टार्टिंग में अपने पास 2 ही लाइन हमें दिखी थी जो कि पैरेलल व्यू था, इन प्रेजेंस ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड नॉर्मल जीमन इफेक्ट। यही हमने पढ़ा है, ये क्या होगा अपने पास, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपने पास एनामलस जीमन इफेक्ट। वहाँ पे जो एग्जांपल लेते हैं वो हम किसका लेते हैं, सोडियम डबलेट का। सोडियम डबलेट का मतलब इनिशियली जो होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है तो जो इसकी नंबर ऑफ लाइंस होती है वो 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस ली उसकी जो वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम, और ये इसको हम बोलते हैं D2, ये है D1 5896 एंगस्ट्रॉम। जो ये D2 है वो हमारी स्प्लिट हो जाएगी 4 लाइंस में, और जो D1 है वो स्प्लिट हो जाएगी 6 लाइंस में। इनको थोड़ा डार्क दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा डार्क, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस ज़्यादा हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से ही शो करना पड़ेगा। तो ये क्या है अपने पास, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो अपने पास ये 2 हमारे पास अलग अलग सिंगलेट हैं। ठीक है, तो इन्हें हम डबलेट बोलते हैं। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 से मतलब कुछ अप्लाई कर दिया हमने। एक बात और ध्यान रखने की है, जो हमारा नॉर्मल जीमन इफेक्ट था वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और जो हमारा एनामलस जीमन इफेक्ट होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो D2 लाइन है वो हमारी सिग्मा सिग्मा पाई पाई 4 लाइन्स में स्प्लिट हो जाएगी, और जो हमारी D1 लाइन है वो हमारी सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा यानी कि 6 लाइन्स में स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं इसके बारे में। The splitting of a spectral line into a number of component lines that is more than 3 components। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस की जो स्प्लिटिंग है वो more than 3 कंपोनेंट हो जाए, तो जो हमारे पास वो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, एनामलस जीमन इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इज कॉल्ड एनामलस जीमन इफेक्ट। उसे हम बोलेंगे एनामलस जीमन इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया है कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट को नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्यों कहते हैं, और एनामलस जीमन इफेक्ट को एनामलस जीमन इफेक्ट क्यों कहते हैं। नॉर्मल जीमन इफेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल एज इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी गिवन बाय लॉरेंज। लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने नॉर्मल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था बाय द क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, इसे हम कैसे
एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी। एंड एनामलस जीमन इफेक्ट इज कॉल्ड एनामलस एज इट कांट बी एक्सप्लेन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी। ये कैसे एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, ये क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्वांटम मैकेनिक्स। एनामलस जीमन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो बेटे ये पूरी कंप्लीट थ्योरी थी अबाउट जीमन इफेक्ट। और जीमन इफेक्ट की इसमें हमने टाइप पढ़ी कौन कौन सी, नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनामलस जीमन इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या था अपना, जब हम जो हमारे पास जिंक था, सिंगलेट था, जो उसको हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पास कराई, वहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस थी वो किस में और थी, जब हम पैरेलल व्यू ले रहे थे तो अपने पास 2 लाइन्स में स्प्लिट होकर आ रहा था, जिनका हमने नाम रखा था सिग्मा सिग्मा। ठीक है, और जब हम परपेंडिकुलर व्यू था विद द फील्ड, तो तब हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स थी वो किस में आ रही थी, हमारी 3 कंपोनेंट में। और इसी तरह जब अपने पास एनामलस जीमन इफेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे सोडियम डबलेट का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है वो मोर देन 3 कंपोनेंट्स आती हैं। और इसको एनामलस जीमन इफेक्ट क्यों कहते हैं, ये डिफरेंट क्यों है नॉर्मल जीमन इफेक्ट से, क्योंकि ये क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसको हम कैसे क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।